हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू जेंजी क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, यूटीज आने वाले हैं आपके और आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी यूटीज के लिए। अभी तक हमने अपने चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक एक चैप्टर फिनिश कर लिया है। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। और अब हम बेटा बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है टिश्यूज इन एक्शंस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। इंटरेस्ट के साथ आप लोग पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी बायोलॉजी, वरना आपको डिफिकल्ट लगेगी। और एक टर्मिनोलॉजी वो आपको साथ के साथ याद करते हुए चलनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन, टिश्यूज की पॉइंट्स। क्या बताया गया है बेटा इसमें, देखो ध्यान से पढ़ते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। बेटा पिछले चैप्टर में हमने बायोलॉजी के में क्या पढ़ा था, हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि सेल्स जो हैं साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है ना, जैसे आप स्कूल में काम करते हो ना, मिलकर काम करते हो अपने टीममेट के साथ में। ठीक है, तो इसी तरह से सेल्स भी मिलकर काम करते हैं और उससे बनता है टिश्यू। ठीक है, और फिर सारे सेल्स मिलकर एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, जैसे आप स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो तो आप सब मिलकर काम करते हो ना, उसी तरीके से। ठीक, आगे देखिए स्ट्रक्चर बताया गया है। जैसे सेल्स होते हैं, सेल्स को मिला के बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज को मिला के बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, और उसके बाद बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, सेल्स और टिश्यूज तो आपको पता है। ऑर्गन्स क्या हैं, ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, जैसे लीवर हो गया, है ना, लंग्स हो गए, किडनी हो गई, ये सब क्या है, ऑर्गन्स ही तो हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन की मैं बात करूं तो क्या केवल लंग्स अकेले उस काम को पूरा कर लेंगे? नहीं बेटा, लंग्स के साथ साथ आपके और भी तो कई सारे जो पार्ट्स होंगे वो काम कर रहे होंगे साथ में। ठीक है, नोस्ट्रिल्स हो गए, और आपका विंड पाइप हो गया, ठीक है, ब्रोंकाइज हो गई, ये सारी चीजें मिलके साथ में काम कर रही होती है ना, डायाफ्राम हो गया। तब जाके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और फिर बेटा ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक ऑर्गेनिज्म, जो आपके सामने खड़ा है, जीता जागता एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, जैसे कि आप भी हो एक ऑर्गेनिज्म, तो वो ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है। ठीक है, चलिए आगे बताया गया है, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस। बेटा यूनिसेल्युलर का मतलब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना, केवल एक सेल, एक सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ठीक है, तो वहां पर एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस कर लेती है। ठीक है, क्योंकि और सेल्स तो है नहीं है। और बट इन अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ टिश्यू। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बहुत सारी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, और फिर वो सारी सेल्स मिलकर काम कर रही होती हैं। ठीक है ना, और उससे क्या बनता है आपका टिश्यूज। ठीक है ना, और टिश्यूज भी एक तरह के नहीं होते, हमारी बॉडी में अलग अलग कई तरह के टिश्यूज होते हैं, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू अलाउ अ डिवीजन ऑफ लेबर एंड अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन। बेटा जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जैसे आप काम को बांट लेते हो, जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो स्कूल में, तो क्या सारे लोग एक बार में एक ही काम को कर रहे होते हैं? नहीं ना, आप कहते हो कि ये कटिंग में अच्छा है तो ये कटिंग करवा लेते हैं इससे, ये ड्राइंग में अच्छा है तो उससे ड्राइंग करवा लेते हैं। ठीक है, ये बाकी कहते हैं प्रोजेक्ट को पेस्टिंग वगैरह करने के लिए ये अच्छा है, इससे वो काम करवा लेते हैं। ये थोड़ा मैकेनिकल और इन चीज़ों में अच्छा है तो इससे वैसा वायरिंग वाला काम करवा लेते हैं। ठीक है ना, तो सारे काम ना आप डिवाइड कर लेते हो, डिवीजन ऑफ लेबर। तो टिश्यूज आपको यही हेल्प करता है कि टिश्यूज के बनने से क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, कोई टिश्यू कुछ काम कर रहा है, कोई टिश्यू कुछ काम कर रहा है, और इस तरह से पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस हो पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स में बताया गया बेटा, आपका मसल टिश्यू हो गया। मसल टिश्यू क्या करते हैं, एनेबल्स मूवमेंट। अब जो मैं मूव कर पा रहा हूँ, ये कैसे कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से, थैंक्स टू मसल मसल टिश्यूज, है ना। नेक्स्ट है बेटा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है, कैरीज मैसेजेस आपके आपकी बॉडी से लेकर ब्रेन तक, और ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी तक मैसेजेस को कैरी कौन करता है, ये नर्वस टिश्यू। वरना आपका ब्रेन जो है बॉडी को सिग्नल कैसे भेज पाएगा, इसी के थ्रू तो होता है सब कुछ। ठीक है बेटा, देन
नेक्स्ट इज जाइलम। जाइलम आपको पता है, जाइलम और फ्लोएम ये प्लांट्स में होते हैं टिश्यूज। ठीक है, क्या करते हैं ये कंडक्टिंग टिश्यूज है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। देन बेटा, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन अ प्लांट आर सपोर्टिव। ज्यादातर जो आपके प्लांट में टिश्यूज होते हैं वो सपोर्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है ना, जैसे एनिमल्स में तो जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, लेकिन प्लांट में क्या जरूरत है, प्लांट में जैसे मूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो मूवमेंट के लिए टिश्यूज क्यों होंगे वहां पर। तो वहां पे ज्यादातर टिश्यूज ना सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, क्योंकि वहां पे मेन फंक्शन क्या है बेटा, आपको डट के खड़े रहना है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आपको डट के खड़े रहना है, उसके लिए सपोर्टिव टिश्यूज की जरूरत होती है। देन दे हैव डेड सेल्स विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। वो जो टिश्यूज होते हैं ना, उनकी सेल्स भी डेड होती हैं। मतलब आप समझ रहे हो, ना बेटा खाना देना है उनको, ना कोई पानी देना है, कुछ नहीं देना, ना उनका ध्यान रखना है, बस वो ऐसे ही आपको स्ट्रेंथ देते रहेंगे। ठीक है ना, और प्लांट्स में वैसे भी बेसिक नीड यही है। देन बेटा, सिमिलर टू लिविंग वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस, यही बोला है उन्होंने। लिविंग सेल्स की तरह ही है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं चाहिए है। ऐसा नौकर कहाँ पे मिलेगा है, मतलब सैलरी भी नहीं ले रहा और काम भी कर रहा है पूरा। ठीक है ना, तो इस तरह के डेड सेल्स होते हैं उसमें। आगे बेटा, प्लांट टिश्यूज का आपको स्ट्रक्चर बताया गया है। प्लांट टिश्यूज जो होते हैं उसमें किस किस तरह के टिश्यूज होते हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक नजर मार के देखते हैं। देखो, दो तरह के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और एक परमानेंट टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक कौन से, लिविंग वाले, लिविंग में भी डिवाइडिंग वाले से, है ना। और परमानेंट जो परमानेंट हो चुके हैं। इसमें बेटा तीन तरह के पढ़ने हैं हमको, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। देन बेटा, परमानेंट टिश्यूज में आपके आएंगे प्रोटेक्टिव टिश्यूज, सबसे पहले जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें एक ही है बेटा, एपिडर्मिस। देन सपोर्टिंग टिश्यूज में आपके आएंगे बेटा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। देन लास्ट में कंडक्टिंग टिश्यूज, जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें बेटा आपके आ जाते हैं एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम के भी पार्ट्स हैं बेटा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। देन फ्लोएम के भी पार्ट्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है ना बेटा, बायोलॉजी में ना मेन काम आपका टर्मिनोलॉजी का ही है। अगर आप टर्मिनोलॉजी याद नहीं करोगे तो फिर आपका कुछ भी याद करने का फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो हर चीज को एसोसिएट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ओके, चलिए। सबसे पहले बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज समझते हैं क्या होता है। लिविंग टिश्यूज कैपेबल ऑफ डिवीजन। सबसे पहली बात, ये लिविंग टिश्यूज होते हैं, है ना, और कैपेबल ऑफ डिवीजन। आपको पता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन की जरूरत तो पड़ती है, वरना ग्रोथ कैसे होगी, है ना। ग्रोथ और रिपेयर, उसके लिए डिवीजन की जरूरत होती है, तो यही वो टिश्यूज हैं। सेल्स आर स्मॉल, थिन वॉल्ड विद अ लार्ज न्यूक्लियस। इसके जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे शैतान बच्चों जैसे। थिन वॉल्ड, उनकी पतली क्या कहते हैं, वॉल्स होती हैं, और विद अ लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसका बड़ा होता है। ठीक है, आपको पता है न्यूक्लियस किस काम में आता है, आपको पता हो, याद हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है। एंड डेंस साइटोप्लाज्म विद मैनी ऑर्गेनेल्स, और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं इसमें। ठीक है बेटा। देन लैक वैक्यूल्स, एज दे आर यंग एंड एक्टिवली डिवाइडिंग, नीड फूड इमीडिएटली, नॉट फॉर स्टोरेज। बेटा ये जो टिश्यूज होते हैं, अभी हमने बात करी, इसके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, अगर डिवाइड होंगे तो उनको खाने की जरूरत होगी। भाई ऐसे थोड़े ना एक सेल से दूसरी सेल बन जाएगी, खाना मिलेगा तभी तो हो पाएगा डिवीजन। तो बेटा दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग, और इसलिए इनको फूड को स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फूड को स्टोर नहीं करना तो बेटा वैक्यूल की क्या जरूरत। ठीक है ना, तो इसमें वैक्यूल नहीं होता। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ, कौन से वाले टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स में वैक्यूल नहीं होता, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। देन बेटा बेस्ड ऑन लोकेशन दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के टिश्यूज ये होते हैं। समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बेटा एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम का क्या मतलब है, ये जो एपिकल वर्ड है ये किसको डिनोट करता है,
ये टॉप को डिनोट करता है, टॉप या फिर टिप, ठीक है ना। तो एपिकल मेरिस्टेम्स हम क्या समझते हैं, जो टिप पर हो, ठीक है ना, जो टिप पर मौजूद हो, चाहे तो प्लांट के ऊपर की तरफ टिप पर या नीचे की तरफ, ठीक है, शूट या फिर रूट्स। तो बेटा पढ़ते हैं इसको, प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं इनके ग्रोइंग टिप्स पर मौजूद होते हैं और रूट्स पे भी, ठीक है ना। हेल्प्स प्लांट्स ग्रो इन लेंथ। आप जो प्लांट्स होते हैं आपने देखा छोटा सा हम प्लांट उगाते हैं और फिर धीरे धीरे करके फिर वो बड़ा होने लगता है, कैसे होता है बड़ा, क्यों, क्योंकि इसी एपिकल मेरिस्टेम की वजह से वो मौजूद होता है, वो उसको लेंथ में बढ़ाता रहता है, ठीक है ना। देन बेटा इफ टिप्स आर कट दे स्टॉप ग्रोइंग इन लेंथ। आपको बोलते हैं ना जो छोटे पौधे होते हैं इसकी टिप को कट नहीं करना चाहिए, अगर आपने उस ग्रोइंग टिप को कट कर दिया तो प्लांट आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम जो था उसे तो आपने हटा दिया, ठीक है ना, और वही मेनली रिस्पॉन्सिबल है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। देन बेटा लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम कहां पर मौजूद होता है, देखो प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। ये जो मेरिस्टेम होता है ना, लेटरल मेरिस्टेम, ये बेटा लेटरल साइड पे होता है, मतलब प्लांट के साइड वाले हिस्से में होता है, ठीक है ना। ये जो है इसके साइड में मौजूद होता है, तो साइड में मौजूद होता है तो क्या होता है, इसी से इसकी विड्थ बढ़ेगी, ठीक है ना। इंक्रीजेस द गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये क्या है, स्टेम और रूट की गिर्थ को बढ़ाता है। अब देखो प्लांट है तो प्लांट केवल लंबा ही लंबा तो होगा नहीं, चौड़ा भी तो होगा ना, तो जो चौड़ाई है वो किससे बढ़ेगी, लेटरल मेरिस्टेम से, ठीक है ना बेटा। आप देखते हो ना प्लांट जैसे बड़ा होता है तो फिर केवल ऊंचाई में थोड़े ना बढ़ेगा, चौड़ाई में भी तो बढ़ेगा। ये जो वर्ड है ना गिर्थ, गिर्थ यही बताता है, ये का मतलब है चौड़ाई, ठीक है ना, विड्थ को ही गिर्थ बोलते हैं। देन एनुअल रिंग्स इन द ट्रंक शो रिंग लाइक पैटर्न्स। आप किसी क्या कहते हैं लकड़ी काटने वाली जगह पे आप अगर आप गए होंगे जहाँ पर क्या कहते हैं कटिंग होती है लकड़ियों की, तो आपने ऐसा ट्रंक का ऐसा लेटरल वाला पार्ट देखा होगा, तो उसमें कुछ रिंग्स बने होते हैं ऐसे। ये रिंग्स क्या दिखाते हैं बेटा, ये रिंग्स वही हैं, ये लेटरल मेरिस्टेम की वजह से जो ग्रोथ हुई है उसमें एक साल में, उसको दिखाता है एक रिंग, ठीक है ना। एक साल में जितनी ग्रोथ हुई होगी उतना एक रिंग दिखा रहा है, मतलब जैसे ये एक रिंग हो गया, ठीक है, ये एक साल की ग्रोथ है, ये अगले साल की ग्रोथ है, ये अगले साल की ग्रोथ है, ठीक है ना। देन वाइड रिंग्स इक्वल्स टू गुड ग्रोथ कंडीशंस, नैरो रिंग्स मींस अनफेवरेबल कंडीशंस। इस साल बेटा उस प्लांट को बहुत अच्छी क्या कहते हैं कंडीशंस मिलती हैं ग्रो होने के लिए, तो क्या होता है रिंग चौड़ी होती है, मतलब ज्यादा ग्रोथ हुई है, और अगर रिंग्स पतली हैं तो उसका मतलब कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी, ठीक है ना। चलिए देन बेटा अच्छा इन रिंग्स को काउंट करके ना इसी से ही कि साइंटिस्ट जो होते हैं उसकी एज का अनुमान लगाते हैं, ठीक है ना। आगे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी क्या होता है बेटा, जो आपके देखो लोकेटेड एट द नोड्स ऑफ स्टेम एंड इंटरनोड रीजन। ये जो प्लांट में आप देखते हो ना बीच बीच में नोड्स बनी होती हैं, यहाँ पे से नई ब्रांचेस उग के आती हैं, है ना, तो इन्हीं नोड्स में मौजूद होता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। जहाँ पे भी देखो ग्रोथ हो रही होगी ना प्लांट में, वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अवेलेबल होंगे अलग अलग फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है तो नोड्स में मौजूद होते हैं, और इंटर नोड रीजन यानी नोड्स के बीच का जो हिस्सा होता है वहां पर भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तभी तो नए नए नोड्स बनते जाते हैं और उन नोड्स में से फिर ब्रांचेस निकलती जाती हैं आगे। हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्रांचेस फ्रॉम द नोड्स, ठीक है ना, इसी से आपकी नई ब्रांचेस निकल के आती हैं। तभी तो बोलते हैं ना अगर किसी के घर में पेड़ रहे होंगे आपने बचपन में देखे हो अगर, तो पापा मना करते थे, क्या कहते थे, बेटा ये वाले हिस्से को मत तोड़ना, क्या होगा, फिर जो नई ब्रांच निकल के आने वाली है वो नहीं निकल के आएगी, ठीक है ना। या फिर जो प्लांट का ये वाला हिस्सा होता था इसको तोड़ने के लिए मना करते थे, तो उसका रीजन यही होता है कि अगर आप उसे तोड़ दोगे तो उसके आगे ग्रो ही नहीं होगा, ठीक है ना। देन grasses continue to grow even after being mowed or grazed by animals due to intercalary meristem। बिल्कुल आपने देखा होगा लॉन में जो घास होती है वो आप
काट दो, थोड़ी देर बाद फिर उग जाती है। या फिर जो जानवर होते हैं उसको खा जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से उग जाती है। कैसे उग जाती है? उसका टिप तो काट दिया ना हमने, उसका टिप हटा दिया, एपिकल मेरिस्टेम नहीं है उसके पास, लेकिन इंटर कैलरी मेरिस्टेम तो है ना, तो उसमें से नई नई ब्रांचेस उसी में से निकलती रहती हैं। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेटेजी है प्लांट की। ठीक है, तो ये बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए खत्म। देन बेटा वी हैव परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज, तो क्या होता है परमानेंट टिश्यूज? द न्यूली फॉर्म्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स which lose their ability to divide form permanent tissues। ये बेटा उन सेल से बनते हैं, उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल से बनते हैं जो अपनी डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर चुकी है, यानी अब वो डिवाइड नहीं हो सकती। अगर डिवाइड नहीं हो सकती तो फिर वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है ना, आगे द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बिकम स्पेशलाइज्ड या परमानेंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। देखो, जो जो जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो अपनी डिवीजन की एबिलिटी को खो देती हैं ना, तो कोई प्रोसेस तो होता होगा ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, इसी प्रोसेस के थ्रू वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, डिवाइडिंग या टेम्परेरी से वो परमानेंट बन जाते हैं और उनको एक स्पेसिफिक रोल मिल जाता है कि भाई अब तुमको यही काम करना है ना, स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करना। देन अच्छा, इससे आप समझ रहे हो जितने ही परमानेंट टिश्यूज हैं वो असल में क्या, वो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहे होंगे। ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल से ही वो परमानेंट हुए होंगे। ठीक है ना, उनको फिर अपना अपना रोल मिल जाता है कि भाई अब तुम्हारा काम है कंडक्शन का, तो तुम क्या कहते हैं वाटर वगैरह और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करो, या तुम फूड ट्रांसपोर्ट करो। ठीक है ना, या फिर तुम क्या कहते हैं फूड स्टोर करो। तो ऐसे अपना अपना रोल मिलता जाता है सबको, है ना, वही परमानेंट टिश्यूज हैं। आगे बेटा द परमानेंट टिश्यू मे बी डेड और लिविंग, ये ध्यान रखना है आपको। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं लिविंग और डेड कैसे भी हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज केवल लिविंग होते हैं। ठीक है ना, देन permanent tissues are classified into 3 types on the basis of structure and composition। बेटा ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं इसके भी 3 टाइप हैं। ठीक है ना कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, जिसमें आता है आपका एपिडर्मिस। देन आपके होते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज। सपोर्टिंग टिश्यूज क्या कैसे होते हैं? वो उन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी बोलते हैं। ठीक है ना, और देन आते हैं आपके कंडक्टिंग टिश्यूज जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी बोलते हैं। ठीक, इसे और डिटेल में आगे पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिव टिश्यूज, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है उसको पढ़ते हैं। देखो, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। प्लांट की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसी को एपिडर्मिस बोला जाता है। जैसे अगर मैं आपके लिए बात करूं, आपकी सबसे बाहर की लेयर कौन सी है? ठीक है ना, तो स्किन है ना आपकी, यही तो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आपके फेस पर, ठीक है, आपके हैंड्स पर, लेग्स पर, हर जगह ये स्किन ही तो है आउटर मोस्ट लेयर। तो ऐसी प्लांट्स में भी आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो होती है एपिडर्मिस। ठीक है, देन बेटा इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जैसे स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है, ऐसी एपिडर्मिस प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, आगे इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर और फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल्स। ठीक है, इसमें बेटा बहुत सारी क्या कहते हैं सेल्स होती हैं, वो एकदम टाइटली पैक्ड होती हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे हो एपिडर्मिस में एकदम टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में बहुत कम स्पेस हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, एकदम टाइटली पैक्ड होती हैं, सिंगल लेयर होती हैं बेटा, एंड फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल्स। थोड़ी फ्लैटिश और रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं, और बेटा सिंगल लेयर होती है, एकदम सिंगल लेयर होती है प्लांट। ठीक है ना, these cells are covered with a waxy layer of cutin called cutile। इसके ऊपर बेटा एक वैक्सी लेयर होती है। ठीक है ना, इसकी एक सब्सटेंस होता है क्यूटिन, उसकी एक वैक्सी लेयर होती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? प्लांट्स को टच करते हो, लीव्स वगैरह को, तो उसके ऊपर थोड़ी हमें चिकनी चिकनी लगती है ना, ये बेटा वैक्सी लेयर होती है। आगे इन सम प्लांट्स
living in very dry habitat, the epidermis may be covered with a thick layer of cutile. The water loss in the process of transpiration by stomata. जैसे बेटा डेजर्टेड एरिया जो होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पे बेटा पानी की बहुत तगड़ी जंप होती है, पानी मिलता नहीं है वहां पे, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है, प्लांट्स की अलग स्ट्रेटेजी है, उनके ऊपर बेटा एक थिक लेयर होती है, थिक वैक्सी लेयर। थिक लेयर क्यों होती है बेटा, क्योंकि उसमें से होके है ना पानी इवेपोरेट इजीली ना हो सके, वहाँ पे पानी की वैसी कमी है। और आपको पता है कि कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर इवेपोरेट कितना पानी आएगा वो भी डेजर्ट एरिया में, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि थिक लेयर से वाटर इवेपोरेट नहीं होता, मतलब होता है थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पानी बचा रहता है उसके पास, ठीक। चलिए आगे समझते हैं बेटा। द क्यूटाइल ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइट्स। हाँ, जो क्यूटाइल की जो लेयर है वो इन दो चीज़ों से और बचाती है, किसी तरह की मैकेनिकल इंजरी अगर होने वाली है उसको तो उससे बचाए, ठीक है। ये पैरासाइट्स वगैरह होते हैं इन्वेजन को बचाता है, ठीक है ना। In many plants, like projections arise from epidermal cells. ये जो क्या कहते हैं कुछ प्लांट, बहुत से प्लांट्स में क्या होता है, ये एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस मैंने बताया था हर जगह होता है, केवल ऐसा नहीं लीव्स में है, हर जगह पर है, रूट्स में भी है। तो वहां पे क्या होता है, रूट्स में से कुछ हेयर लाइक आपने देखा होगा प्रोजेक्शन होते हैं ना, पतले पतले हेयर बने होते हैं, रूट हेयर्स, ठीक है। तो वो किसके बने होते हैं रूट हेयर्स, वो आपके रूट हेयर्स इसी के बने होते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड रूट हेयर्स which increase the surface area for absorption of water and minerals from the soil. ये बेटा इस रूट हेयर से क्या होता है, उससे बहुत लार्ज एरिया मिलता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है ना। वरना सोचो एक एक सिंपल सी एक रूट है और उसमें से कुछ ऐसे बस ये निकली हुए हैं रूट्स, इनके पास कितना ही एरिया होगा वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। रूट हेयर्स क्या करते हैं, बहुत एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, है ना, जिससे क्या है वाटर एब्जॉर्प्शन सॉइल से ज़्यादा हो सके, ठीक है। देखो ये एपिडर्मिस का आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। ये आपकी ऊपर वैक्सी लेयर है पतली सी, ओके, और ये एपिडर्मल सेल है, ओके। देन बेटा आपको आगे पढ़ना है स्टोमेटा। ये शायद आपने पढ़ा हो स्टोमेटा कैसा होता है, ये आपके उसी पर एपिडर्मिस पर ही मौजूद होता है। देखिए, द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स कंटेन पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स होती हैं उसके एपिडर्मिस पे बहुत छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इस तरह के बेटा पोर होते हैं, जैसे लीव है, लीव के ऊपर ये एक एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस के ऊपर एक स्टोमेटल पोर बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक। दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। इन्हीं पोर्स के थ्रू प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। मैंने पढ़ा है ना कि प्लांट्स जो होते हैं CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो बेटा CO2 अंदर कैसे जा रही है और ऑक्सीजन बाहर कैसे आ रही है, वो इन्हीं स्टोमेटल पोर्स के थ्रू जा रही है और बाहर आ रही है, ठीक है। आगे, दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। गैसियस एक्सचेंज तो करता ही है, ट्रांसपिरेशन भी इसी के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब जो वाटर इवेपोरेट होता है ना, उसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। आगे, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन बाय क्रिएटिंग अ ट्रांसपिरेशनल पुल इन जाइलम। बहुत गहरी बात बेटा इसमें बताई गई है, MCQs के पर्पज से भी या वैसे 1 मार्क क्वेश्चन के पर्पज से भी अच्छा है ये। देखो, तो प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, अब जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, अब प्लांट में कोई मोटर तो लगी नहीं है जो ऊपर तक पानी को पहुंचा देगा वो, है ना। जैसे आप अगर ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हो तो फिर क्या है, वहां पे पानी कैसे आता है, एक मोटर लगी होती है और उसी से ऊपर पानी पहुंच जाता है, ठीक है ना। लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना,
जो पानी उसने रूट्स ने एब्जॉर्व किया है वो ऊपर तक कैसे जाएगा? तो बेटा उसके लिए प्लांट्स के पास अलग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है ना, एक सुंदर सा प्लांट मैंने बना दिया, और बेटा ये इसकी रूट्स हैं। ठीक है, बचपन से लेके आज तक यही वाला डायग्राम चल रहा है ना। इससे आगे हम कभी बढ़े नहीं, क्योंकि आगे कुछ जरूरत पड़ी भी नहीं। रूट्स में बेटा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है ना, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसे ऊपर भेजना है। तो प्लांट्स क्या करते हैं ना, अपनी पत्तियों में से के थ्रू वाटर को इवेपोरेट करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है। अब सोचो, अगर यहाँ से वाटर इवेपोरेट होगा तो फिर क्या है, एक सक्शन प्रेशर नहीं लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है ना। मैगडी में गए होंगे, ठीक है, आपने वहां की कोल्ड कॉफी पी होगी, तो आप क्या है, स्ट्रॉ के थ्रू ऐसे ऊपर की तरफ उसे खींचते हो, तभी तो कॉफी ऊपर की तरफ जा रही है उस पाइप के थ्रू। तो इसमें भी तो बेटा बहुत सारे पाइप हैं, ठीक है ना। उन पाइप में से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, तो वो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, और इसी के थ्रू फिर ये नीचे जो रूट्स में वाटर है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है ना बेटा। अब आप बोलोगे सर ये क्या स्ट्रेटेजी हुई, वाटर को लूज करके वाटर गेन कर रहा है, तो इससे अच्छा उसी को रहने देता है ना। यहाँ पे से वाटर इवेपोरेट हुआ, इधर से इसको वाटर मिल गया, तो फायदा क्या हुआ बेटा, उस वाटर के साथ मिनरल्स भी तो आ रहे हैं। ठीक है ना, केवल वाटर अकेला थोड़ी ही आएगा, वाटर के साथ मिनरल्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे वाटर इवेपोरेट हुआ, और इधर वाटर वापस से आ गया, तो उसके साथ में मिनरल्स भी आ गए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। आगे बेटा, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन होता है वो वेस्ट को एलिमिनेट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, फ्रॉम द प्लांट बॉडी। चलिए, तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यूज। सपोर्टिंग टिश्यूज में बेटा क्या होता है, देखो आपका है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यूज को सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी बोलते हैं। सिंपल बेटा क्यों सब सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? सिंपल तब बोला जाता है जब एक ही तरह की सेल से बना हो, और कॉम्प्लेक्स मतलब जब एक से ज्यादा तरह की सेल से मिलकर वो बना हो। ठीक है ना, तो सपोर्टिंग टिश्यूज में दोनों तरह के होते हैं, सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी। ठीक, these are made up of the same type of cells which are similar structurally and functionally। बताया ना इन्होंने, एक ही तरह के सेल से बने होते हैं, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में एक ही जैसी होती है। ठीक है, इसमें भी बेटा तीन कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? पैरेन कायमा, कॉलन कायमा, और स्क्लेरन कायमा। ठीक, सबसे पहले बेटा पैरेन कायमा, ये क्या होता है? तो पैरेन कायमा के सेल्स इस तरह से होते हैं। ठीक है, काफी गैप दिख रहा है बीच में। चलो, लिविंग सेल्स विद थिन वॉल्स। ये बेटा जो सेल्स होती है लिविंग होती है, पैरेन कायमा के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, और इनकी वॉल जो होती है बहुत थिन होती है। आप देख पा रहे हो, देखो ये इसकी एकदम थिन वॉल है, लूजली पैक्ड विद इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये एकदम लूजली पैक्ड है। ठीक है, इनके बीच में आपको स्पेसेस बहुत दिख रहे हैं। मेनली स्टोर फूड बट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन पार्ट्स। ये बेटा क्या करती है, ये आपके फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करती है और फूड को भी स्टोर करती है। ठीक है ना, अपने अंदर फूड को स्टोर करती है और फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती है जहाँ पे ग्रीन एरियाज होते हैं। ठीक है, जैसे लीव्स हो गई, या फिर अर्ली स्टेज पर जो स्टेम होता है वो भी ग्रीन होता है, तो उन एरियाज में। देन बेटा इन एक्वेटिक प्लांट्स फॉर्म एयर स्पेसेस विच हेल्प देम फ्लोट। आपने देखा होगा ना, एक्वेटिक प्लांट जो पानी वाले जो पौधे होते हैं वो ऐसे ऐसे तैरते रहते हैं ना, ऊपर की तरह ऐसा फ्लोट करते रहते हैं, नागिन डांस की तरह बिल्कुल ऐसे, है ना। तो नागिन डांस कैसे कर पाते हैं बेटा, ऐसे नीचे की तरफ क्यों नहीं झुक जाते? वो बेटा इसीलिए होता है क्योंकि उनके बीच में एयर स्पेसेस बन जाते हैं। ठीक है ना, वो अपने बीच में एयर स्पेसेस बनाते हैं और उसी से वो फ्लोट करते हैं। ठीक है ना, तो उसे कौन कर रहा होता है? यही पैरेन कायमा, यही वो एयर स्पेसेस बनाते हैं, है ना, इनके बीच में एयर स्पेसेस, इसी वजह से।
देन बेटा कॉलन कायमा। कॉलन कायमा क्या है? लिविंग सेल्स विद, अच्छा इसके एग्जांपल्स भी हैं बेटा, फाउंड इन, देखो एग्जांपल्स बताए हैं, लीव्स, लीव्स में होता है पेरेन्काइमा, ठीक है, पल्प ऑफ फ्रूट, फ्रूट पल्प में होता है, एंड एक्वेटिक प्लांट्स उसमें भी होता है पेरेन्काइमा, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। कॉलेनकाइमा पढ़ते हैं, लिविंग सेल्स विद अनइवनली थिकेंड कॉर्नर्स ड्यू टू द पैक्टिन डिपोजिशन। ये जो सेल्स होते हैं बेटा ये कॉर्नर पे थिक होते हैं, आप देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि वहां पर पैक्टिन होता है, पैक्टिन डिपॉजिट होता है, ठीक है बेटा, पैक्टिन डिपोजिशन की वजह से। देन प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये बेटा जो प्लांट होता है उसको सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप देखते हो प्लांट्स को ऐसे बैंड कर देते हैं हम, ऐसे बैंड कर दिया और फिर वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। कैसे कर पाता है बेटा प्लांट? ठीक है ना, इसी की वजह से, कॉलन कायमा की वजह से। सो थैंक्स टू कॉलन कायमा, ठीक है। तो आंधी तूफानों में भी क्या कहते हैं, प्लांट को ऐसे क्या है, बनाए रखता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी है ना। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि छोटे पौधे जो होते हैं वो आंधी तूफान में से झुक जाते हैं और बने रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं आंधी तूफान में उखड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो इसी की वजह से हो रहा होता है, कॉलन कायमा की वजह से, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउज बैंडिंग फॉर पार्ट्स लाइक स्टेम। ये बेटा बैंडिंग अलाउ करता है, ठीक है ना, जैसे कि स्टेम एंड टेंड्रिल्स विदाउट ब्रेकिंग। स्टेम के अलावा बेटा टेंड्रिल्स होते हैं प्लांट्स में। टेंड्रिल्स आप समझते हो क्या होता है? जैसे आपने किसी प्लांट में देखा होगा, तो ये प्लांट है, इसमें ऐसे करके थोड़े स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, ऐसे और ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, बहुत सारी ऐसे स्प्रिंग निकली होती है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं बेटा, जैसे आपके कहते हैं प्लांट जैसे ऐसे ग्रो होता है, तो पतली बेलें वगैरह होती है ना, उनका स्टेम बहुत पतला होता है, तो वो ऐसे इरेक्ट नहीं रह सकते। उन्हें इरेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। आपने देखा होगा अपने पापा वगैरह को घर पे जैसे प्लांट को सपोर्ट देने के लिए ऐसे डंडी लगा देते हैं और उससे बांध देते हैं, ठीक है ना। और जब वो मजबूत हो जाता है तो फिर उसे सपोर्ट को हम हटा देते हैं। तो ऐसी कभी कभी स्कैप फोल्डिंग की जरूरत पड़ सकती है प्लांट को। लेकिन जो बेल होती हैं वो तो ऑलरेडी इतनी पतली होती है ना, तो उन्होंने अपना खुद से ही मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है। वो क्या करते हैं, उनमें से स्प्रिंग्स निकलती जाती हैं, और वो स्प्रिंग्स क्या करती हैं, जैसे ही उनको ऐसा सरफेस मिलता है जिसके अराउंड वो कॉइल हो सके, तो उसी के अराउंड कॉइल होकर उसको सरफेस को पकड़ लेती हैं। और इसके इसी की वजह से क्या होता है, फिर वो आगे बढ़ पाती है, ऊपर 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 ग्रो होती जाती है, ठीक है ना। तो ये उनका एक अपना अलग सा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो टेंड्रिल्स वही होते हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो टेंड्रिल्स भी कैसे बैंड हो रहे हैं, कॉलन काइमा की वजह से, है ना। देन बेटा नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसमें एग्जांपल्स बताएंगे, देखो स्टेम्स में प्रेजेंट होता है और अ, आपके टेंड्रिल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लीफ पेटियोल्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये दोनों एग्जांपल्स याद रखिए, ठीक है। देन बेटा आपको नेक्स्ट है स्क्लेरन काइमा, ठीक है। स्क्लेरन काइमा क्या होता है, सेल्स विद थिक वॉल्स ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। इसकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक थिक वॉल्स होती हैं इनके ना, जैसे आपने देखा इसमें थिन वॉल थी, इसमें थिक एंड एट कॉर्नर्स थी, केवल कोने पे थिक थी। ये पूरी की पूरी सेल थिक होती है ना, पूरी की पूरी सेल थिक होती है। किसकी वजह से होती है, लिग्निन की वजह से। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ वुडी स्ट्रक्चर, इसी से बेटा प्लांट को जो वुडी स्ट्रक्चर जो होता है वो मिलता है। मोस्ट सेल्स आर डेड, इसकी जो ज़्यादातर सेल्स होती हैं डेड होती हैं, एंड फाउंड इन स्टेम्स, लीव्स, वेन्स एंड हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड्स एंड नट्स लाइक कोकोनट हस्क एंड वॉलनट शेल। ये जो बेटा प्लांट के जो हार्ड एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पर यही स्क्लेरन काइमा वाले टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, ये उसको प्लांट को एकदम स्टिफ बना देती है, स्ट्रॉन्ग बना देती है। कहाँ कहाँ पर देखो, स्टेम्स में मौजूद तो होता ही है। लीव वेन्स, जो पत्तियों में ऐसे वेन्स बनी होती है ना, ये देखो, ये इनमें मौजूद होता है ये, ठीक है। एंड हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड, सीड का आपने ऊपर का एरिया शेल वगैरह देखा है कितना हार्ड होता है, वो स्क्लेरन काइमा से बना होता है, ठीक है। और कोकोनट हस्क,
तो कोकोनट आप लेके आते हो बाजार से, तो उससे पहले ऐसे ऊपर उसके जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर होता है ना, उसे छीलना पड़ता है, तब असली कोकोनट बाहर आता है, जो उसे बोलते हैं कोकोनट हस्क। ठीक है, तो वो किसकी बनी होती है बेटा? क्लेरन कायमा की बनी होती है। ठीक है, वही एग्जांपल्स में बताया गया, वुड, लीफ वेन्स, सीड्स और नट शेल्स। ठीक है, तो आप समझे बेटा, पेरन कायमा क्या कर रहा है? पेरन कायमा जो है आपका मेनली फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है। ठीक है ना। कॉलन कायमा क्या कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। और ये क्या कहते हैं, स्क्लेरन कायमा क्या कर रहा है? ये उसको स्ट्रेंथ दे रहा है, हार्ड बना रहा है एकदम। ठीक है ना। अच्छा, इसके जो सेल्स है वो आपके किसके बने होते हैं? वो सेल्यूलोज के बने होते हैं बेटा। ठीक है ना। इसका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? वो पेक्टिन से बना होता है। और इसका सेल वॉल लिग्निन से बना होता है। ठीक है, तीनों मटेरियल अलग अलग हैं। सेल्यूलोज उसको एकदम क्या है कि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। ठीक है, पेक्टिन भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन लिग्निन बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसलिए उसको ऐसा स्ट्रांग स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है ना। अब कंडक्शन की बात करेंगे, है ना। प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज को अगर आपको भेजना है तो आप कैसे भेजोगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये एक से ज्यादा तरह के सेल से बने होते हैं, तभी इनको हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ऑल दी सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये सारी सेल्स मिलके कोऑर्डिनेट करती हैं ताकि एक कॉमन फंक्शन को पूरा किया जा सके। ठीक है, सबका काम एक जैसा नहीं होता, लेकिन काम ये मिलकर एक फंक्शन को, एक टास्क को पूरा करने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है ना। आगे, जाइलम। सबसे पहला है बेटा इसमें जाइलम, और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम को समझते हैं बेटा, क्या है देखो। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे बेटा वाटर एब्जॉर्ब होता है, उसको ये पूरे प्लांट में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को और मिनरल्स को। ठीक है ना। देन कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स। में बेटा चार तरह की सेल्स होती हैं। सबसे पहले ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। दो तरह की तो ये हो गई, ट्रैकेट्स और वेसल्स। क्या होती हैं बेटा ये? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एंड थिक, ट्यूबुलर एंड थिक वॉल्ड। बेटा एक तो ट्यूब जैसी होती है, ठीक है ना, हॉलो ट्यूब जैसी होती हैं, और थिक वॉल्ड होती हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दीज ट्यूब्स। ऑब्वियसली एक फ्लूइड जो होगा वो तो एक के पाइप के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा ना, तो ये ट्यूब्स क्या करती हैं? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। तो आपको नाम ध्यान रखना है, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। ठीक है। देन जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? स्टोर्स फूड, द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। पैरेन्काइमा हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था? स्टोर्स फूड। ठीक है ना। पैरेन्काइमा का काम क्या था? फूड को स्टोर करना बेटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इसका काम क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? स्टोर्स फूड, फूड को स्टोर करना। देन द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम। ये जाइलम टिश्यूज का ओनली लिविंग कंपोनेंट है, यानी ये सब डेड होते हैं। ये जो ट्यूब्स हैं, ये जाइलम फाइबर्स हैं, ये सब डेड हैं बेटा। इनको ना खाना चाहिए ना पानी चाहिए, बस ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को, है ना। आगे, जाइलम फाइबर्स, ये क्या है बेटा? मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। ये भी क्या है देखो, बस सपोर्ट दे रहे हैं ना, सपोर्टिव इन फंक्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये बेटा जो पत्तियों में जो खाना बना है, प्लांट करते हैं ना फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बना है उसको बेटा पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है क्या कहते हैं किचन में खाना बना और जिसने बनाया उसी ने खा लिया। हाँ, पूरे घर में बांटा जाएगा। ठीक है ना, सबको मिलेगा। खीर बनेगी तो बेटा सब में बटेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल जो बनाने वाला है वही खा जाएगा। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जहाँ पर खीर बनी है, मतलब जो जहाँ पे खाना बना है लीव्स के अंदर, वहां से पूरे में ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें बेटा चार तरह की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? जैसे यहाँ पे चार थी, ऐसे यहाँ पे भी चार हैं। सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या होती हैं? ट्यूबुलर
नाम से पता चल रहा है, ट्यूब्स, ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। ये बेटा ट्यूबुलर होती हैं और परफोरेटेड वॉल्स के साथ में होती हैं। परफोरेटेड वॉल्स का क्या मतलब होता है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है ना, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दीज ट्यूब्स, इन ट्यूब्स के थ्रू फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। आगे, कॉमन सेल्स, सॉरी कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं बेटा, मॉनिटर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर्स इन सीव ट्यूब्स। ये जो सीव ट्यूब्स हैं, इनमें आपको पता है कि फूड को लोड किया जा रहा है, शुगर्स मतलब यहाँ पे फूड से ही है ना। तो फूड को जो लोड किया जा रहा है, अनलोड किया जा रहा है, उससे देखने वाला तो कोई होना चाहिए ना, कि सबको मिल पा रहा है कि नहीं। तो उसी के लिए क्या होता है बेटा, ये कंपेनियन सेल, ठीक है, ये नजर रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि फूड अच्छे से लोड और अनलोड हो। देन नेक्स्ट, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फिर से पेरेन्काइमा आ गया, ठीक है। तो फ्लोएम में भी पेरेन्काइमा क्या काम कर रहा होगा, ऑब्वियसली स्टोर्स फूड, मिनरल्स एंड रेजिन्स, टैनिन्स एंड लेटेक्स, ठीक है। ये फूड को स्टोर करता है, और इसके अलावा बेटा जो प्लांट्स में ये प्रोडक्ट्स होते हैं, रेजिन, टैनिन्स वगैरह, लेटेक्स, इनको भी ये डिपॉजिट करता है, ठीक है ना। आगे, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स का भी वही काम है जो ऑलमोस्ट जाइलम फाइबर्स का था। क्या होता है, बस सपोर्टिव होते हैं ना, डेड सेल्स होती हैं विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, केवल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वैसे इसका और कोई काम नहीं है। तो बेटा जाइलम और फ्लोएम बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम पहुंच चुके हैं बेटा एंड ऑफ द स्लाइड पे, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट जो था प्लांट टिश्यूज का, ये हो गया खत्म, ठीक है। इसमें बेटा मैंने आपको पहले भी बोला था, टर्मिनोलॉजी अगर आप नहीं करोगे अच्छे से तो आपको बायोलॉजी हमेशा मुश्किल लगेगी ना, टर्मिनोलॉजी का ही खेल है ना। तो आप उसे ज़रूर याद कीजिए, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, इसकी जो आपकी जो स्लाइड अगर आपने जिससे पढ़ा, वो आपको स्लाइड चाहिए, ठीक है ना, एज अ नोट्स। तो आप क्या कहते हैं, हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं ना। क्या नाम है उसका, जेन जी क्लासेस के नाम से आप सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। क्या है इसका, गलत हो गया थोड़ा सा, है ना, जेन जी क्लासेस, एन रह गया है ना, जेन जी डॉट क्लासेस 01, इसे आप सर्च कर सकते हैं बेटा, और हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जेन जी क्लासेस के साथ आगे बढ़ते रहिए बेटा। मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इसका बेटा अगला पार्ट जो है, उसमें हम एनिमल टिश्यूज को भी कवर करेंगे, ठीक है ना। अभी प्लांट टिश्यूज किया है, अगले पार्ट में एनिमल टिश्यूज, और उसके थर्ड वाले पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर, जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, उनको भी कवर करेंगे, ठीक है ना। बाकी टिल देन टेक केयर, बाय बाय।